नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में पहले चरण के मतदान के साथ ही पार्टियों की कथनी और करनी की भी परीक्षा होने वाली है, जहां पार्टियों के वादे और दावों और धरातल पर होने वाली तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ रहा है। पीडीए का नारा देकर खुद को मुस्लिमों का हिमायती और तारनहार बताने वाली सपा ने चुनावी मैदान में 4 मुस्लिम कैंडिडेट पर ही भरोसा जताया है, तो वहीं दलित वोट बैंक के सहारे राजनीति में पैर जमाने वाली बसपा की लिस्ट में दलित कम नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें बीजेपी की, तो महिला बिल का झंडा बुलंद करने के बाद बीजेपी ने राज्य में 7 महिला उम्मीदवार ही उतारे हैं, जबकि सपा इस मामले में बीजेपी से आगे निकल गई है। तो कुल मिलाकर सभी पार्टियों के नारे और टिकट के बंटवारे में अंतर साफ नजर आ रहा है, जिसके बाद देखना अब यह है कि इन पार्टियों की कथनी और करनी में अंतर के बाद आखिर जनता किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। तो चुनाव अब सर पर है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और जिस तरह से पहले चरण के मतदान से पहले इस तरह की तस्वीर बदली नजर आ रही है, ऐसे में अब जनता को तय करना है कि पार्टियों की कथनी और करनी का क्या जवाब जनता चुनावी नतीजों के दौरान इन पार्टियों को देती है। तो बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 62 में से 55 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो किया है, लेकिन मुस्लिमों की हिमायती खुद को बताने वाली समाजवादी पार्टी की लिस्ट में मुस्लिमों की संख्या ना के बराबर नजर आ रही है। 4 मुस्लिम कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान मौका दिया है, जबकि इस मामले में मायावती यानी कि बसपा सुप्रीमो समाजवादी पार्टी को मात देती हुई नजर आ रही हैं। दलित और मुस्लिमों को अपना वोट बैंक कहने वाली मायावती ने मुस्लिमों पर भरोसा भी जताया है और अलग अलग सीटों पर जिस तरह से 11 मुसलमान कैंडिडेट को टिकट देकर मायावती ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि मायावती की ये रणनीति समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के लिए चुनावी नतीजों में क्या अंतर लेकर आती है। तो ऐसे में मायावती और समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कथनी और करनी पर हम करेंगे बातचीत। कुल मिलाकर लोकसभा चुनावों में अलग अलग पार्टियों को लेकर जनता को जो विशेष नारे दिए गए थे, उन नारों पर क्या ये पार्टियां खुद खरी उतरती हुई नजर आ रही हैं? आज हम इसी पर करने वाले हैं बात। जहां पीडीए का नारा देने के बाद समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को आगे लाने के मामले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो ने भी विशेष तौर पर जिस तरह से रणनीति को बनाकर उत्तर प्रदेश के चुनावों में ट्विस्ट ला दिया है, ऐसे में अब देखना ही होगा कि एक तरफ मायावती और अखिलेश यादव और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को झंडा बुलंद करने की बात करती है, लेकिन टिकट देने के मामले में काफी पीछे नजर आती है। तो आज अलग अलग रणनीतियों पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा रतन तिवारी जी भी हमारे साथ कांग्रेस से नेता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी आपके पास आऊंगी। लगातार कल चुनाव होने वाला है और अब तमाम तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से पुख्ता हो चुकी हैं। जनता के द्वारा वोटों का इंतजार किया जाना है, जिसका नतीजा 4 जून को निकलकर सामने आएगा। लेकिन पीडीए का नारा देने के बाद जिस तरह से मायावती इस खेल में आपसे आगे निकल गई है, उसके बाद आपका क्या कहना है? 11 मुस्लिम कैंडिडेट हैं बीएसपी के मैदान में। जी, कोई खेल नहीं है और कोई मामला ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान हो, कोई भी वर्ग हो, जहाँ पर जैसा प्रत्याशी आवश्यक होता है, जैसे जनता की मांग होती है, डिमांड होता है, उस तरह के प्रत्याशी दिए जाते हैं। ना इसमें हिंदू का भाव है, ना मुस्लिम का भाव है। सभी लोग एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के लिए खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के लिए खड़े हैं। समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ भाजपा को हरा रही है और भाजपा को पीछे कर रही है और जनता के आशा के अनुरूप कार्य कर रही है। जनता को वो वादे किए हैं हमने जो जनता चाहती है। नहीं, लेकिन मांग पत्र के आधार पर हमने हाँ, लेकिन अशोक तिवारी जी, जब पीडीए की आप खास तौर से बात करते हैं और लंबे समय से आप कहते आ रहे हैं कि एनडीए को हराने का अगर कोई काम करेगा तो वो पीडीए ही करेगी, तो वो पीडीए आपकी पार्टी में भी नजर आना चाहिए। फिर दलितों और कुचलों की अगर आप बात करते हैं तो मुख्य धारा में लाने के लिए शुरुआत अपनी ही पार्टी से क्यों नहीं की जाती?
पीडीए ही हराएगा। मैंने कब कहा कि पीडीए नहीं हराएगा? पीडीए हराने वाला है, भाजपा को पूरी तरह से शिकस्त देने वाला है। 4 मुस्लिम कैंडिडेट के साथ। अरे कैंडिडेट हिंदू हो मुस्लिम हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। विचारधारा का मतलब होता है, एजेंडे का मतलब होता है, घोषणा पत्र से मतलब होता है। हाँ। हम करने क्या जा रहे हैं, हम देने क्या जा रहे हैं, हम क्या 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 कैसा सरकार बनाएंगे, क्या चीजें देंगे। हमने कहा है एमएसपी देंगे, गारंटी दिया एमएसपी की। हमने जो है कर्जा माफ करने की बात कही है। नहीं तो अशोक तिवारी जी फिर साफ कहिए ना कि जनता के लिए पीडीए है, लेकिन पार्टी को जब अपने प्रत्याशी तय करने हैं फिर देखना है कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है और कौन सपा की नैया पार लगा सकता है। आप ठीक से आकलन करेंगी तो हमारे प्रत्याशियों में भारी संख्या में पीडीए है। ऐसा नहीं कि पीडीए नहीं है। आप आकलन करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जी ठीक है। पीडीए तो मुझे नहीं नजर आ रहा बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ महिलाओं के मोर्चे पर आपने जरूर सभी पार्टियों से आगे बढ़कर फैसला लिया है। 9 कैंडिडेट जिस तरह से उतारे हैं तो महिलाओं के मोर्चे पर तो जरूर कहा जा सकता है कि आपने तमाम पार्टियों को पीछे छोड़ा है। में आधी आबादी भी आती है ना। अच्छा, तो पीडीए में आप, अच्छा तो पीडीए का अल्पसंख्यक भूल गए आप, आधी आबादी को आगे आपने ले लिया। अल्पसंख्यक बहुत भारी मात्रा में है। अल्पसंख्यक भारी मात्रा में बस होकर के वोट दे रहा है। अल्पसंख्यक को जिस तरह कुछ पिछड़ा गया है इस सरकार में, जिस तरह से उपेक्षा की गई है इस सरकार में, वो भूले थोड़ी हैं। आदिवासी भूले थोड़ी हैं। अरे अशोक तिवारी जी, फिर पीडीए में फिर जब ये बार बार कंफ्यूजन का कारण बनता है तो यही सवाल तो बार बार उठाए, कहीं ऐसा ना हो कि जनता भी कंफ्यूज हो जाए। रतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन जी, जनता कहीं से कंफ्यूज नहीं है। जनता भारी शिकस्त देने जा रही है भाजपा को, भारी भरकम शिकस्त देने जा रही है भाजपा को। भाजपा के पखच्चे हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सामने। अच्छा, तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि पीडीए का जो ए है वो समय समय पर आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम कैंडिडेट की कुल मिलाकर बात करें, मायावती ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और कई सीटों पर आपके लिए मुसीबत भी खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। क्या लग रहा है, उनका साफ तौर पर दावा है कि दलितों के साथ मुस्लिम जो है उनको वो मौका भी दे रही हैं और वो उनके साथ भी हैं। वो कहीं लड़ाई में ही नहीं है, कहीं लड़ाई में ही नहीं है मायावती जी। अच्छा, इस समय टुकट लड़ाई इंडिया गठबंधन की भाजपा की हो रही है, जिसमें भाजपा बैक फुट पर है। हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए आप। हमने किसानों के लिए कितनी बातें कही हैं, नौजवानों के लिए बातें रखी हैं। देश में 4 साल का जो नौकरी दी गई सेना में उसको खत्म करने की बात कही है, रेगुलर नौकरी देने की बात कही है। सच्चाई है जो पेपर लीक हो रहा है वो पेपर लीक नहीं होगा। आगे आते ही हम जो है जो पिछड़ों की रिक्तियां हैं, दलितों की रिक्तियां हैं, उनको भरेंगे। चलिए ठीक है, आते हैं मैं आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी से नेता केसी जैन जी भी जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अलग अलग नारों की बात की जा रही है और अलग अलग नारों में अगर बात की जाए तो आपके द्वारा भी जिस तरह से महिला बिल लाया गया और 33% आरक्षण की आप बात कर रहे थे, आपका कहना था कि अगले चुनाव से उसे लागू भी कर दिया जाएगा, लेकिन आप चाहते तो इस चुनाव में भी पहल कर सकते थे। समाजवादी पार्टी आपसे आगे निकल गई, आपके 7 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी के 9 कैंडिडेट महिला उम्मीदवार। देखिए प्रियंका जी, जब आप ओवरऑल चुनाव को देखेंगे तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधित्व है पूरे देश, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व केवल उत्तर प्रदेश में। तो हम केवल ऐसा नहीं केवल प्रदेश के हिसाब से सीटें दे, आप पूरे देश में देखेंगे तो पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटें देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात यह है कि जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, इसी समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के आरक्षण का सदन के अंदर विरोध किया। लालू जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने विरोध किया था इस महिला आरक्षण का। और जो बात आपने कही कि आप लागू कर सकते थे, तो देखिए सर्वे के बाद, रिपोर्ट आने के बाद, और उसके लिए हमको काफी समय भी मिलेगा कि पूरा सर्वे हो जाए, कहाँ कहाँ से किसका प्रतिनिधित्व है, उसके हिसाब से वो सीटें तय होती है। आप देखिए जो SC/ST की सीटें पहले से निर्धारित है वो भी एक सर्वे के बाद ये होता है कि यहाँ से ये सीटें निर्धारित होंगी, और कई बार चुनाव में उसमें बदलाव होता है। तो उसके बाद में जैसा रिजल्ट आएगा उस हिसाब से उन सीटों को 33 आरक्षण के चिन्हित कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है प्रियंका जी कि देखिए जिस पीडीए की बात अभी तक समाजवादी पार्टी करती थी, उसी पीडीए से किनारा करने के कारण ही इनके यहाँ से तमाम सारे लोगों ने इनकी पार्टी से किनारा कर दिया।
वो आप देखिए इनके वहां से चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे इनके वहां से दूसरी पार्टी के लोग हों और तमाम सारे लोगों ने धीरे धीरे इसे किनारा कर लिया। आप देखिए कि यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय लोकदल है वो भी इससे किनारे हो जाती है, क्योंकि पिछड़ों की बात करने वाली और खास करके जाट समुदाय की बात करने वाली, जिस प्रकार से किसानों की बात करने के वाली पार्टी तो आरएलडी, वो भी इससे अलग हो जाती है। और रही बात ये कि चुनाव में पिछली बार तो इनके साथ बहन जी थी, हाथी और साइकिल साथ साथ आ गए थे, तो कम से कम 5 सीटें इनके पास आ गई थी। अब किसके बल पर ये 5 सीटें लेकर के आएंगे, और उसके बाद में भी परिवार की सीटें हार जाते हैं। और इस बार क्या हो रहा है, इस बार तो आप देखिए कि जेल के अंदर से सीट डिसाइड हो रही है। अखिलेश यादव जी दगड़ नहीं हो गए पार्टी में, अखिलेश यादव जी की पार्टी में चल नहीं रही है, वो केवल कहने भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बचे। डिसीजन कौन ले रहा है? अशोक तिवारी जी जवाब दीजिएगा, फिर रतन जी के पास जाऊंगी मैं जी। अजब खां जैसे लोग जेल के अंदर बैठ करके डिसाइड कर रहे हैं। अशोक तिवारी जी आपका इससे जवाब। कौन लड़ेगा? और जिस पीडीए की ये बात करते हैं, जिस अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उनका भी टिकट ये काट देते हैं। आजम खान ठीक है, केसी जैन जी आती हूँ मैं। अशोक तिवारी जी, इनकी हल्की बातों का, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, उसका जवाब देना तो कोई बनता नहीं है। लेकिन आप कह रही हैं तो मैं एसटी का नाम कटा नहीं कटा कि एसटी का नाम कटा नहीं कटा, ये हल्की बात है। फिर एसटी को आप हल्के में ले रहे हैं, वो हल्के नेता थे इसलिए आपने नाम काट दिया। भाई वाह, ये अच्छी बात है। एचडी हल्के नेता थे इसलिए उनका नाम काट दिया और उनकी जगह पे रुचि वीरा को टिकट दिया। केसी जैन जी जवाब लीजिए। नीरज जी आती हूँ मैं आपके पास में। प्रियंका जी चुप रहिए, इनको जी मुझे बोलने दीजिए। हमारे यहाँ पूरी मजबूती के साथ पीडीए हमारे साथ है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है, और आधी आबादी साथ है, अगड़े भी साथ में है, आदिवासी भी साथ में। अशोक तिवारी जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अगड़ों में एक भी ब्राह्मण को आपने टिकट नहीं दिया है। मैं इस पर जवाब आपसे लूंगी, पर बाद में लूंगी। नीरज राय जी। अरे आप क्या बात करती हैं? नहीं आती हूँ मैं। 2 ठाकुरों को आपने दिया है, ब्राह्मणों के नाम पर 0। वीर शंकर तिवारी, कुशल तिवारी, डुमरिया को रहे हैं। बस 2। अच्छा, 2 के आपने नाम गिना दिए, 2 के ऊपर 4 सवर्ण को टिकट मिला है, 2 ठाकुर। क्या बात करती हैं आप? सबकी भागीदारी है, सबको टिकट दिया गया है। नहीं अशोक तिवारी जी, ये डेटा सामने चल रहा है। नीरज आती हूँ मैं आपके पास में। नीरज राय जी, नीरज राय जी, क्या लग रहा है आपको? मुस्लिमों के हिमायती की बात जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही थी, लेकिन मायावती ने यहाँ पर जिस रणनीति के साथ अपने उम्मीदवार उतारे हैं, सपा को टेंशन क्या होती हुई नजर आएगी चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में जो है प्रियंका जी, सपा को, बसपा को या अदर पार्टियों को टेंशन नहीं है। टेंशन उस पार्टी को है जो 2014 में आशा जगाई थी, 2019 में उसी आशा के साथ विश्वासघात करके और 24 में गारंटी की बात करती है। आप ये बताइए, परिवारवाद पे हमेशा मुखर रहने वाली पार्टी, देश में सबसे बड़ी पार्टी है जो वर्तमान में सरकार है, यह बताए कि 38% अपने घोषित प्रत्याशियों में परिवारवाद से ग्रसित है। ये चर्चा करते हैं। आपने कहा कि अगड़े पिछड़े जो भी चीजें चल रही है, जातिवाद का जो माहौल था आजादी के बाद से पहली बार हुआ है विगत 10 सालों में कि अगड़ा हिंदू, पिछड़ा हिंदू और दलित हिंदू देश ने देखा। इससे पहले हिंदू ही हिंदू सभी हुआ करते थे। आज कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस मोदी जी को 2014 में जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर हटकर लोगों ने वोट किया था, मैं भी वोट किया था, सभी ने वोट किया, और आज वो 19 आते आते पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दो, और 24 में जाति पर वोट दो, धर्म पे वोट दो, सनातन पे खतरा बताने की वोट दो। अरे काम के दम पे वोट मांगिए ना, काम बताइए। और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस थर्ड क्लास की पार्टी, समाजवादी थर्ड क्लास की पार्टी, लेकिन आप कितना बेहतर है। आपने अभी एक प्रश्न पूछा था, हमारे बड़े भाई जैन साहब ने बड़ा बारीकी के साथ उसे किनारे कर दिया। महिलाओं की भागीदारी और हिस्सेदारी में आया था। कम से कम 9 सीटों पे इनके सामने निठल्ली पार्टी समाजवादी ने तो दिया है, लेकिन आप बतावें, इनकी एक सांसद प्रत्याशी है नवनीत राणा, महाराष्ट्र से लड़ रही हैं। 2019 में प्रचंड मोदी लहर थी, तब भी वो वहां पे निर्दल जीती थी, और उन्होंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले बोला है, कौन कहता है मोदी लहर है? मोदी लहर तो है ही नहीं, इनकी पार्टी से प्रत्याशी। दूसरी चीज आइए, इनके चाल चरित्र चेहरे पे काम करके चलने वाली पार्टी का बता रहा हूँ। कैसरगंज से सांसदी का इनका अभी घोषणा नहीं हुआ है। परसों शाम को 12 प्रत्याशी, 12वीं लिस्ट इनकी सूची जारी हुई है।
क्या जैन साहब बताएंगे कि 19 तारीख के चुनाव जो होने वाले हैं, उस चुनाव के बाद ये ब्रजभूषण शरण की सीट घोषित करेगी भारतीय जनता पार्टी, जो पश्चिमी यूपी में 8 सीटें चल रही हैं? ठीक है, आपके सवाल पर मैं जवाब देती हूँ। रुक जाइए, पूरी बात हो लेने दीजिए। जब प्रश्न पूछा है तो पूरा बात, आधा अधूरा नहीं होता है, आधा छोड़ पूरा को मत ढाइए। अब ये बतावें कि अब तक इंतजार किया जा रहा है, भ्रमित करने का ही काम किया जा रहा है। पहलवानों, जो महिला पहलवानों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे थे, उसके एवज में ब्रजभूषण शरण सिंह का सीट रोका गया है। काम के दम पे वोट मांगिए, आपको किस चीज की दिक्कत है भाई? आपने काम किया है, कहते हैं ना कि आपने काम किया है। नहीं, नीरज राय जी, आपके तमाम सवालों पर जवाब मैं लूंगी, लेकिन रतन जी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। रतन जी, क्या लगता है आपको, आज हम खासतौर से समाजवादी पार्टी और मायावती को लेकर यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, क्या मायावती कुछ बदलाव कर पाएंगी, जिस बदलाव की उम्मीद की जा रही है? हालांकि आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है 11 मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ जो उम्मीद की जा रही है? प्रियंका जी, बहन मायावती एक अच्छी नेत्री हैं। उन्होंने हमेशा लोकतंत्र या संविधान की बात की है, दलितों की बात की, पिछड़ों की बात की, लेकिन कहीं न कहीं यह ईडी सीबीआई से डर भी रही है और वो डर दिख भी रहा है। किस प्रकार यह बहुत सी सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार घोषित करना और जातिवाद का पूरा समीकरण इस तरीके से बैठा रही है जैसे उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हो और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो अपने कैंडिडेट घोषित कर रही है। अच्छा, लेकिन 2-4 ऐसी सीट उन्होंने घोषित की है जहां पे इंडिया अलायंस को भारी बहुमत से बम्पर जीत मिलने की आशंका भी दिखाई दे रही है। अभी उन्होंने जौनपुर में धनंजय सिंह की धर्मपत्नी को टिकट दिया और टिकट देते ही भारतीय जनता पार्टी की हार वहां पे निश्चित हो गई और इंडिया अलायंस की जीत भी पक्की हो गई। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मजबूती से जनता के लिए काम कर रहे हैं और हम जैसे लोग धूप हो या बारिश हो या किसी भी स्थिति में हम लोग जमीनी स्तर पे उतर के पार्टी को मजबूती से तो आपका कहना है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फायदा आपको होगा कुछ सीटों पर? बिल्कुल हमारा फायदा होने जा रहा है। और मैं केसी जैन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल देखिए, बड़ी समस्या है कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ। कांग्रेस भी कहती है बी टीम है बीएसपी, समाजवादी पार्टी भी कहती है बी टीम है बीएसपी, और ये लोग आम आदमी पार्टी को भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी को कहते थे कि ये आप लोग एनसीपी को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहते थे, उसी अजीत पवार को अपने साथ ले लिए, उस पर आप नहीं बोलेंगे? आप उसकी बात पूरी करें। केसी जैन जी जवाब दीजिएगा, गोपाल राय ने भी सवाल पूछे थे। 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहते थे ना, जी जवाब। आज अजीत पवार आपके साथ आ गए, उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिए, उससे तो बोलिए थोड़ा सा। अकाली दल पे नहीं बोलेंगे, शिवसेना पे नहीं बोलेंगे। अरे रतन तिवारी जी, अब तो लोकसभा चुनाव भी आ गया है, सीटों पर बात कर लें, सीटों पर बात कर लें। अजीत पवार पर तो आप चुनाव के बाद भी बातचीत करते रहेंगे। अरे अजीत पवार को तो लूट हो गए, भारतीय जनता पार्टी वाले अजीत पवार को तो सल्टा दिए। नहीं, आप बोलते रहिए, अपना भाषण पूरा कर लीजिए। आपको लगता है ये चुनावी भाषण है, आपको इससे लाभ मिलेगा, आप पूरा कर लीजिए। नहीं, लेकिन केसी जैन जी, गोपाल राय ने आपसे सवाल पूछे थे, कई सवाल उन्होंने किए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि हर बार आप भी नए नारे के साथ आते हैं, कामों की बजाय, नारों की बजाय अगर कामों पे बात करते तो आपके लिए और आसान हो जाता। और फिर महिला उत्थान की जब आप बात करते हैं तो आपको शुरुआत करने में क्या हिचक नजर आ रही थी उत्तर प्रदेश में? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि महिला आरक्षण का बिल सदन के अंदर हम लेकर के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एक तो दलित आदिवासी महिला को हमने दिया, राष्ट्रपति पद पर हमने पहुंचाया, हमने बनाया। तो जो लोग विरोध करते रहे, जो लोगों ने उनका भी विरोध किया, वो आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि भाई इस बार लागू हो सकता था, उसके बारे में हमने बताया आपको कि सर्वे हो जाए चीजें। मैंने लागू, केसी जैन जी, मैंने लागू संविधान के हिसाब से नहीं, पर आप अपनी पार्टी में तो लागू कर सकते थे ना, वहाँ हमारी पार्टी में लागू है। हमारी पार्टी में 33% से ज्यादा
महिलाओं को टिकट दिए जा रहे तो हैं। 80 में उसके 7 बाद में उम्मीदवार आपके 33% होते हैं क्या? जी भाई देखिए प्रियंका जी, क्या? खाता न बनी प्रियंका जो जी? मोदी जी और भाजपा के लोग नहीं, कहें आप मुझे वही बता दें, करें। आप कह रहे हैं आपकी पार्टी में लागू है, तो हिसाब से 80 में निकल 7 लेंगे। उम्मीदवार 33% निकल कर आता है क्या? देखिए प्रियंका जी, हम केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, हम समाजवादी पार्टी नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रदेश में आपको बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी कहीं पे। अरे तो केसी जैन जी, आप ही तो लेकिन कहते हैं कि दिल्ली का total रास्ता उत्तर overall- प्रदेश से निकल कर जाता है, तो फिर रणनीति आपकी कैसे? देखिए हम राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पे जब निर्णय होता है, और एक चीज है, सदन के अंदर भी निर्णय होगा। सदन के अंदर भी जो आरक्षण का ये बिल आएगा, ये ऐसा नहीं है कि प्रदेश का चुनाव हो रहा है। नहीं, और अभी चुनाव तो हो रहा है। बीजेपी से ये भी नारा आया है 80 आरक्षण- बनेगा आधार 400 पार, तो फिर आधार आपने क्यों नहीं बनाने की बिल्कुल कोशिश की? नहीं, आधार है हमारा। हाँ। हमारे आधार में कोई दिक्कत नहीं है। आधार उनको बताना है जो लोग विरोध करते रहे इस आरक्षण का। क्यों विरोध करते रहे, सवाल तो उनके लिए है। नहीं तो हम केसी तो जैन उसको जी, लागू महिलाओं कर के रहे हैं। मामले में तो आप पिछड़ गए ना हमारी फिर। हमारी महिलाओं पार्टी के मामले में टिकट तो आप भी दे पिछड़ रही गए है। ना, इस बात को मानिए ना कहीं नहीं फिर आप। पिछड़े प्रियंका जी, हम कहीं नहीं पिछड़े हैं। ये लोकसभा चुनाव है, पूरे देश में हो रहा है। हमारा ऐसा तो नहीं कि हम उत्तर प्रदेश में है तो हम दूसरी जगह पे टिकट दे नहीं सकते हैं। नीरज राय किसी जी, जगह से हमारा कोई चुन के नहीं आएगा। नीरज जब वो राय पूरे जी। देश में चुनाव आ रहा है तो क्या दिक्कत है? सवाल तो उससे क्या, जिन्होंने विरोध किया हमेशा, मैं क्यों यही विरोध बोलना किया? चाहता हूँ, क्यों विरोध देखिए, करिए भाजपा किया के उन लोग लोगों जो ने? कहते हैं, एक बार कांग्रेस जन लेकर के आई थी बिल, कांग्रेस बिल लेकर के आई थी महिला आरक्षण का, और इसी समाजवादी पार्टी ने और ठीक है, लालू केसी प्रसाद जैन जी यादव आती ने हो। विरोध अरे किया था। केसी जैन जी, बिल लाना ही आपका काम नहीं था ना, बिल आप ले आए और बस आपको वोट के लिए एजेंडे में एक मुद्दा मिल गया, बस उसके बाद काम खत्म हो गया क्या आपका? नहीं, देखिए नीरज बिल राय आने जी, के बाद ही चीजें लागू होती ना। नीरज राय जी, ठीक है आती हूँ। केसी जैन जी, केसी जैन जी आती हूँ मैं। केसी जैन जी, अरे समय तो दीजिए बाकियों को भी। कांग्रेस गठबंधन कर रहे हैं, यही विरोधी केसी थे। जैन जी, देखिए। केसी जैन जी, नीरज राय जी, ये बिल लेके आते हैं, देखिए इनका एक साफ सिद्धांत बन चुका है, जीत के आगे और हार के पीछे। यह चुनावी रण है, सभी पार्टियां चुनावी मैदान में लड़ती हैं एक दूसरे को रोकने के लिए, लेकिन ये क्या बोला जाता है, बीजेपी को रोकने के लिए सभी एकजुट हो गए हैं। सभी भ्रष्टाचारियों को अपने में लेके 3 को क्लोजिंग रिपोर्ट दे दिए और 22 को जांच को स्थगित कर दिए, और ये भ्रष्टाचार। अरे नीरज जी, परेशान मत होइए आप, परेशान मत होइए। अगर रिजल्ट आएगा ना, सारे विपक्षियों का मुंह काला हो जाएगा, पेट्रोल के मुंह पोतिएगा सबका, पेट लेकर के सबका मुंह पोतिएगा काले पेट से, पता चल जाएगा क्या है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, नीरज जी सुन लीजिए, नीरज जी, मैं यहाँ पर एक जनता के प्रतिनिधि के तौर पे प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूं। डिबेट में शामिल होने के बाद किसी विपक्ष की आवश्यकता नहीं है, न कांग्रेस की न समाजवादी पार्टी ठीक की। है। केसी जैन जी, सुन तो लीजिए क्या किसी कहना की चाह आवश्यकता रहे नहीं हैं, है सुन तो आपके लीजिए। बैठने के अरे बाद केसी में। जैन जी, अब तो वोटिंग भी होने वाली है, सुन लीजिए रिजल्ट आप। आएगा ना, आपका प्रचार प्रसार क्या पहुंच है गया रिजल्ट? जनता तक। केसी जैन जी, जनता तय करेगी, आप नहीं तय करेंगे, जनता को हम नहीं तय करेंगे, जनता को ये कांग्रेस बोल नहीं रहा तय है। करेगी। अब हम चुनावी रण में हैं। केसी जैन जी जनता शांत तय होइए करेगी। 1 मिनट के लिए। केसी कितने जैन जी काम किया, 1 मिनट कितने काम दीजिएगा, नहीं किया। 1 मिनट दीजिएगा जी। नीरज राय जी, पूरा टाइम लीजिए, पूरा टाइम मैंने लीजिए। शुरुआती में ही कहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थर्ड क्लास की पार्टी, उठा के फेंक दीजिए। लेकिन आप तो आए थे सिद्धांत की राजनीति करने के लिए। आप तो 2 सीटों पे, वो भी मर्सी के आधार पे दिया जाता था 2 सीट, और आप सिद्धांत की बात करते हैं तो आशा जगाकर विश्वास के साथ 19 में आपने घात किया, और किस बात की गारंटी? और इनका देख लीजिए एक सिगुफा, मैं बहुत ही लॉजिक वाली बात ये बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री अनाज देते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है कि 80 करोड़ लोगों को आप अनाज देते हैं, क्या हमारे देश में अगर अनाज की अधिकता है तब देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उनको अनाज देना जरूरी है? तो जरूरी है जीवन यापन के लिए। तो क्या बात करते हैं, दोहरी मानसिकता परोस रहे हैं आप, क्या बात जो पार्टी अपना एक तरफ कह रहे हैं भुखमरी में इंडेक्स पे नीचे आ गया, एक तरफ कह रहे हैं अनाज मत दीजिए, एक तरफ कह रहे हैं जनता भूखों मर रही है, एक तरफ कह रहे हैं अनाज मत दीजिए, आपको कहते हैं स्कूल में पैसे मत बांटिए, आपको कहते हैं किताबें भी मत दीजिए, आप कहते हैं अनाज मत दीजिए, लेकिन आप समर्थन किसका करते हैं? पानी दे दीजिए। चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। दे दीजिए। अशोक तिवारी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। पानी फ्री ठीक दे रहे हैं। है, ठीक है। केसी जैन जी, नीरज राय जी, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा, समय नहीं है। अशोक तिवारी जी फाइनल कॉल। केसी जैन जी शांत हो सवाल जाइए। करिए ना, प्रियंका जी, 1 लाख रुपया दूसरी बातें कह रहे हैं महिलाओं अरे को। केसी जैन जी, अरे दूसरों को मौका दीजिए ना। 20 करोड़ महिलाएं केसी हैं, जैन जी, 20 करोड़ केसी महिलाएं। जैन जी। 20 लाख करोड़ रुपया हो गया केवल। मैं अनुरोध करूंगी वॉइस डाउन किया जाए। अशोक जी जी प्रियंका फाइनल जी, कमेंट प्रियंका दीजिएगा। जी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
पहले राउंड का चुनाव हो रहा है जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा भाजपा का। अच्छा। किसानों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे बहुत बड़े हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नौजवानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे। चलिए अशोक तिवारी जी, ज्यादा 4 जून बहुत दूर नहीं है। रतन तिवारी जी, फाइनल कमेंट। स्थिति ये है किसानों को जो घोषणा की है। ठीक है रतन तिवारी जी, फाइनल कमेंट। प्रियंका जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आपका राष्ट्रीय चैनल है, इस चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहता हूँ, जो 14 में आए थे अब 24 में जाएंगे। और 4 जून भाजपा शून्य का जो नारा देश की जनता लगा रही है और इंडिया अलायंस मजबूती के साथ जो काम कर रही है, 10 वर्षों तक इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से घोटाले किए और देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा घोटालेबाज, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाएगा ये किसी को नहीं लगा था। लेकिन वो अडानी के गोद में बैठ के इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस और देश की जनता जाग चुकी है। 4 जून को जो परिणाम आएंगे, सीधे प्रधानमंत्री गुजरात रवाना हो जाएंगे। चलिए वो तो आपको भी पता चलेगा। केसी जैन जी, लुटेरे हैं, वो जेल जा रहे हैं और उनको बचाने की कवायद कांग्रेस पार्टी कर। कौन समाजवादी पार्टी जो बात कर रही है कि हम 8 में से 8 सीटें जीतेंगे, दरअसल इनका खाता तक नहीं खुलने वाला। नगीना से इनके चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं जो अभी तक इनके समर्थन में थे, और उसके साथ साथ रामपुर और मुरादाबाद सीट को चेंज करनी पड़ी इन 8 सीटों में से। तो 3-4 सीटों पे तो यही स्थिति हो गई। तो कुल मिलाकर के उसके बाद में बहन जी भी मैदान में, जिसके बल पे चुनाव जीत करके आए थे। जो एमवाई फैक्टर था इनका खत्म हो गया है, दलित फैक्टर था वो खत्म हो गया है। आज बहन जी अलग चुनाव लड़ रही है, आज आपके साथ नहीं है। पल्लवी पटेल भी अलग चुनाव लड़ रही है। किस आधार पे आप चुनाव लड़ेंगे? नीरज राय जी, फाइनल कमेंट। अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को एकदम साफगोई के साथ शालीनता से सभी के सवालों का जवाब देना चाहिए था। सब अलग लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी विचलन की स्थिति आप में पड़ी हुई है, तो जनता जवाब देगी। मोदी वर्सेस जनता हो चुका है, यह सत्य है। विपक्ष कहीं नहीं टिक रहा है, मैं भी मान रहा हूँ जैन साहब, लेकिन इस चीज को आप लिख लीजिए। विगत 2 साल से मैं बोलते आ रहा हूँ सभी चैनलों पे प्रियंका जी कि मोदी जी वर्सेस जनता चल रहा है, उसी की बौखलाहट और विचलन की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में। पूरा डिबेट में ये यही बताते रह गए कि विपक्ष यहाँ है, विपक्ष वहां है, लेकिन आप कहाँ हैं? अपनी जमीन तो बताइए ना। जनता बेवकूफ थोड़े है, हम भी जनता है, हम भी एक वोटर है, आप भी एक वोटर है। इसका मतलब ये है कि आशा के साथ विश्वास के घात करेंगे। समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का देना चाहूंगी। केसी जैन जी, रतन तिवारी जी, अशोक तिवारी जी और नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के द्वारा दावे तो खूब किए गए, लेकिन पार्टी में जब टिकट बंटवारे का समय आया तो नारे और टिकट बंटवारे में अंतर साफ नजर आ रहा है। अब देखना ही होगा कि ये जो अंतर जनता के बीच में पहुंचा है, जनता इस पर क्या नतीजा और क्या फैसला सुनाती है, ये 4 जून के नतीजे हमें बताएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।